हेलो टू एवरीवन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम थी कि एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की क्या वैल्यू होती है, एक बार इसको सोल्व करते हैं। मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में ये एक एन साइडेड जो है वो पॉलीगन है। अब इस केस में यहाँ पर चार्जेस कितने हैं टोटल? चार्जेस यहाँ पर प्लेस जो किए गए हैं वर्टेक्स पर, n चार्जेस यहाँ पर प्लेस किए गए हैं क्योंकि n वर्टेक्स है यहाँ पर। अब अगर देखिए n की वैल्यू इवन होगी, अगर n की वैल्यू इवन होगी तो सेंटर O पर बाय सिमेट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, आप ये करके देख सकते हैं। ठीक है, हेक्सागन के केस में आप करके देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, दे ऑल आर कैंसलिंग विद ईच अदर। फिर इसके बाद अगर n की वैल्यू ओड होगी, अगर n की वैल्यू ओड होगी तो देखो इवन वाले केसेस जितने भी हैं वो तो सारे के सारे बाय सिमेट्रिसिटी कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। लेकिन एक चार्ज जो लास्ट में बचेगा उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड? उसके केस में के क्यू डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल। तो देखो पोटेंशियल के केस में निर्भर नहीं करता है कि n की वैल्यू इवन है या फिर ओड है, वो हम n की टर्म्स में फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? देखिए किसी भी एक चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। जैसे पोटेंशियल ड्यू टू अदर चार्जेस ऑन दिस चार्ज, ठीक है। तो हमने ये जो है टेस्ट चार्ज माना है और बाकी अदर चार्जेस की वजह से निकाल रहे हैं आप। तो बाकी अदर चार्जेस की वजह से कितना हो जाएगा? के क्यू डिवाइडेड बाय ए, अगर ये a है तो इसका साइड, ठीक है, के क्यू डिवाइडेड बाय ए। फिर इसके बाद प्लस में के क्यू डिवाइडेड बाय ए, इस तरीके से करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो ऐसा कितनी बार करेंगे हम? n-1 टाइम्स, क्योंकि एक चार्ज जो है वो तो हमने रेफरेंस माना है, क्योंकि रेफरेंस माना जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है टेस्ट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है और हमने अदर चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप होगा इस चार्ज के ऊपर, ये हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, सो दिस एक्ट एज ए टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी n-1 क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। तो ये हमारे पास हो गया पोटेंशियल। अब नेक्स्ट जो हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर O पर कितना होगा। देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड आउट करना है तो चार्जेस के बजाय आप जो है इसमें करंट मानेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास मान लीजिए करंट है I जो इसके अंदर से फ्लो करने लग रहा है। अब यहाँ पर ये हम मान लीजिए एक जो है स्ट्रेट वायर लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टोटल स्ट्रेट वायर्स हो गए? n साइड्स हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा n इंटू b, ठीक है, b1, दिस इज इक्वल टू b नेट, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा n टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई d और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये हो जाएगा। ये जो d है यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा सेंटर यहाँ से लेकर के इस पॉइंट O तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये d है हमारे पास और ये हो जाएगा थीटा 1 और ये हो जाएगा थीटा 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये एंगल जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। देखो कंप्लीट जो कितना एंगल होगा? कंप्लीट एंगल तो 2 पाई होगा। ठीक है, अब इसका एक पार्ट आप कंसिडर करेंगे। देखो n साइड्स हैं, ठीक है ना, कितना एंगल बना रहे हैं? 2 पाई। अगर एक साइड की वजह से मैं निकालूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई बाय n, 2 पाई बाय n। तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाय n, और थीटा 2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? पाई बाय n। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है? पाई बाय n। तो यहाँ पर रख देते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई d। ठीक है, ये n भी है साथ में और मल्टीप्लाई में 2 साइन में पाई डिवाइडेड बाय n, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो d की टर्म्स में आया है। मान लीजिए हमारे पास में ये कैपिटल R है, यानी कि एक वर्टेक्स से सेंटर तक का अगर डिस्टेंस आपको गिवन है कैपिटल R, तो इसकी टर्म्स में अगर मैं फाइंड आउट करता हूं, देखो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर स्मॉल d की वैल्यू कैपिटल R की टर्म्स में देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल से यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं d डिवाइडेड बाय कैपिटल R, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हो गया, तो कोस पाई बाय n हो गया इसकी वैल्यू। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई यहाँ से म्यू नॉट आई n डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई और d की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R। ठीक है, और ये 2 और साइन पाई बाय n डिवाइडेड बाय कोस पाई बाय n, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय n। और ये क्वेश्चन जो है वो ग्रिफिथ्स जो है उसकी प्रॉब्लम है ये।
अब इसी में ही जो बी पार्ट है उसमें कहा गया है कि n जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर ओ पर कितना होगा। देखिए जब n जो है वो इन्फिनिटी टेंड करेगा तो कंप्लीट ये जो है एक पॉलीगन जो है वो सर्कल हो जाएगा, और सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या यहां पर आने लग रही है। देखो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1/n तो और भी छोटा हो जाएगा, तो यहां पर जो tan थीटा होता है इट टेंड्स टू थीटा, दैट्स वाई यहां पर हो जाएगा म्यू नॉट आई n और डिवाइडेड बाय 2πr, मल्टीप्लाई में यहां से हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो n से n कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। देखिए कंडक्टर्स जो है अगर उसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये आप जो है क्लास 12th के सेकंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने स्टडी कर लिया होगा, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि क्योंकि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जैसे आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है शुरू में जो रैंडम डायरेक्शंस में होते हैं उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है और फिर वो मूव करना या ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, यानी कि क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कितना है यहाँ पर -e × e है, तो फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, इसी तरीके से यहाँ पर जो रिलैक्सेशन टाइम है, मोबिलिटी है, इन सब का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद नहीं होते हैं। जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब क्या होता है वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो कितने टाइप्स का है। तो डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो 2 टाइप्स का मेनली है, एक है पोलर और एक है नॉन पोलर। हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे नॉन पोलर केस। ठीक है, क्योंकि देखिए पोलर के केस में क्या होता है कि जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लीजिए, जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्जेस की वजह से वो यहाँ पर आपस में क्या करते हैं, कोइंसाइड नहीं करते, कोइंसाइड नहीं करते। जैसे मान लीजिए H2O वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, HCl मॉलिक्यूल है, तो इन केसेस में यहां पर डाइपोल मोमेंट होता है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस का यहां पर कोइंसाइड नहीं करता है। कोइंसाइड नहीं करेगा तो डाइपोल मोमेंट होगा। तो चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 रख लीजिए या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट हो, दोनों ही केसेस में इसका डाइपोल मोमेंट होता है। दैट मीन्स पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। नॉन पोलर के केस में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली 0 है तो इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की आपस में क्या करती है, वहां पर एग्जैक्टली मैच करता है। ठीक है, तो जब कोइंसाइड करेगा या मैच करेगा तो उस केस में यहां पर कोई किसी तरीके का डाइपोल मोमेंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे वो चार्जेस यहां पर डेवलप होंगे जिनको हम बाउंड चार्जेस कहेंगे। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट एक बार देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक्सटर्नल फील्ड जो अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहां पर ही मान लीजिए पॉजिटिव है, जैसे मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया है। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, तो ई एक्सटर्नल जो है वो यहाँ पर ये मैंने शो कर दिया। अब डाइलेक्ट्रिक जब इसके अंदर प्लेस करेंगे तो एक मैं यहाँ पर एटम जो है उसको कंसिडर करके चलता हूँ। अब इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है बिल्कुल मिड के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत सारे रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो कहीं पर ना कहीं सेंटर पर लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहीं पर ही क्या है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज और प्लस में सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं आप, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। ये दोनों जो है वो सेपरेट हो गए हैं, ये दोनों सेपरेट हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स अभी भी रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो है उसमें चेंजेबिलिटी नहीं आया है, लेकिन सेंटर जो है ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दे आर गेट सेपरेटेड। ठीक है, और वो सेपरेट भी इस तरीके से हुए हैं कि जो एक्सटर्नल फील्ड यहां पर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहां पर हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, फिर इसके बाद में ऐसा एक एटम तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं, तो इसलिए यहां पर हम इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। बहुत सारे एटम्स के लिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, फिर इस तरीके से यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ऐसा यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपस के अंदर जो है इनका कितना इफेक्ट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनको हम कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा और ये जो चार्जेस जो यहाँ पर बचेंगे सरफेस पर, डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर जो बचेंगे, इनको हम कहेंगे बाउंड चार्जेस। इनको क्या कहेंगे, बाउंड चार्जेस।
ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बाउंड चार्जेस की वजह से हुआ है, उनको हम डाइपोल मूवमेंट जो आएगा उसको कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। तो ऐसे तो बहुत सारे डाइपोल मूवमेंट्स होंगे, तो उन सब का जब आप सम करेंगे ना, ठीक है, उन सब डाइपोल मूवमेंट्स का जब आप सम करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, दैट वाज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। और पोलराइजेशन होता क्या है? पोलराइजेशन जो है इसी फिनोमेना कहा जाता है जिसमें बाउंड चार्जेस जो है वो अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक्स का काम आपको समझ में आ गया। डाइलेक्ट्रिक्स का काम यही होता है कि इसका काम है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने एक्सटर्नल अप्लाई किया है इसको रिड्यूस कर देना। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू बाउंड चार्जेस, ईबी से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एक्सटर्नल कितना है माइनस में बाउंड चार्जेस की वजह से कितना है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर अगर हम बात करें ये बाउंड चार्ज डेंसिटी, ठीक है, देखो ये इफेक्ट तो पोलराइजेशन हो गया और ये क्या चीज है? पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर मतलब डाइपोल मोमेंट का सम। ठीक है, पी आई दिस डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, तो हो जाएगा पी वेक्टर डिवाइडेड बाय कैपिटल वी। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अगर स्फेयर है तो 4/3 पाई आर क्यू। ऐसा हम डाइलेक्ट्रिक स्फेयर के अंदर करते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्फेयर के अंदर पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब ये पोलराइजेशन वेक्टर किस पर निर्भर करेगा? ये तो निर्भर करेगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि P जो है इसका मैग्नीट्यूड निर्भर करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नली आपने कितना अप्लाई किया है। ठीक है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से हटाएंगे तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट काई और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो काई है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है। अब एक चीज़ और देखिए, अंदर जो है जो यहाँ पर बाउंड चार्जेस हैं, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएंगे बाउंड चार्जेस रो बी प्लस में रो एफ। तो टोटल जो चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास हो जाएगा बाउंड चार्ज डेंसिटी प्लस में फ्री चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दिस इज द टोटल। ठीक है, और ये हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर है। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर और पोलराइजेशन यहाँ पर इसके ऊपर निर्भर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो यहाँ पर ये हमने स्टडी किया, ये बाउंड चार्जेस हो गया। एक चीज़ और देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, न्यूक्लियस का, और बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर रिवॉल्व करने लग रहे हैं तो उसका जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा होगा। ठीक है, किस केस में? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, पोलर के केस में नहीं। ठीक है, ये कब है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा उस केस में, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पोलराइजेशन वेक्टर भी कितना हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? यहाँ पर ये स्फेरिकल शेप का होगा एटम। लेकिन जैसे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव जो सेपरेट हो जाएंगे इस केस में, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये स्फेरिकल शेप नहीं रहेगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। वो क्या होता है? देखिए, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है इसका बेस्ट एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। ठीक है, गॉस लॉ इन अगर डाइलेक्ट्रिक्स हम बात करें, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने स्टडी किया था, डेल डॉट ई की वैल्यू थी वहां पर माइनस का रो डिवाइडेड बाय प्लस का रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है ना, ये हो जाएगा क्योंकि डेल स्क्वायर वी जो है वो था माइनस रो बाय एप्सिलॉन। ठीक है, पॉइसन इक्वेशन से, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल डॉट ई इज इक्वल टू प्लस रो बाय एप्सिलॉन। अब यहाँ पर जो रो है ये टोटल है, तो यहाँ पर हो जाएगा रो बाउंड प्लस रो फ्री डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू रो बी प्लस में रो एफ। अब देखिए, पोलराइजेशन वेक्टर से आप क्या जो है फाइंड आउट कर सकते हैं? पोलराइजेशन वेक्टर से आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं इन एनी रीजन। ठीक है, उस डाइलेक्ट्रिक के। इसके अलावा जो है आप बाउंड चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की बात कर लिया, दोनों आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किस फॉर्मूले से? देखिए, सिग्मा बी जो है इसका फॉर्मूला होता है पी डॉट एन कैप, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसका फॉर्मूला होता है माइनस का डेल डॉट पी, यानी डाइवर्जेंस, नेगेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द पोलराइजेशन वेक्टर। इसके मदद से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। काफ़ी बार इससे न्यूमेरिकल्स जो है आ जाता है। यहाँ पर रो बी की वैल्यू हम रखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का डेल डॉट पी प्लस में रो एफ। तो यहाँ से आ जाएगा डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई प्लस में पी, दिस इज इक्वल टू रो एफ। और ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा डेल डॉट डी, दिस इज इक्वल टू रो एफ। दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इनसे बेस्ड जो है, जहाँ पर हम एक जो है शेल ले लीजिए या स्फेयर, ठीक है, दोनों ही ग्रिफिथ्स के अंदर प्रॉब्लम है, एक स्फेयर भी और एक शेल, जिसके अंदर आपको पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो गिवन है और आपसे फाइंड आउट करवा रहा है बाउंड चार्जेस, डेंसिटीज एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड। ठीक है, तो ये उसको हम एक जो है न्यूमेरिकल उस पर बेस्ड कर लेते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ग्रिफिथ्स का है। ठीक है, ग्रिफिथ्स का क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम है,
कि हमें पोलराइजेशन वेक्टर गिवन है, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक शेल के लिए। उस शेल का जो इनर रेडियस है वो a है, आउटर रेडियस जो है वो कितना है, b है। और पोलराइजेशन वेक्टर हमें गिवन है k/r, r यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब जो केस बनेंगे यहाँ पर वो यही है कि आपने जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया, ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एवरीवेयर, वो आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बात करते हैं रो बी। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का डेल डॉट पी वेक्टर। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में, अब यहाँ पर ये जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/h1 h2 h3 और डेल बाय डेल यू और h2 h3 और p, ठीक है। p1 हो जाएगा, p लिख लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ पर r पर ही निर्भर कर रहा है, +0 क्योंकि थीटा फाई पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा -1/r² साइन थीटा, ठीक है, और डेल बाय डेल r, और यहाँ से हो जाएगा r² साइन थीटा, और p की वैल्यू कितनी है, k/r है, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा माइनस का k, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 1/r² डेल बाय डेल r, और ये से कैंसिल हो गया तो r हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा -k/r², ये तो 1 हो गया, तो -k/r², ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं सिग्मा बी। तो देखो सिग्मा बी का क्या फॉर्मूला था, p.n, ये यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है। अब अगर स्फेयर है या शेल है तो उस केस में कितना होता है, p.r वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा k/r, ठीक है, k/r हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ r = a पर तो इसकी वैल्यू आ जाएगी k/a, और अगर r = b पर बात करेंगे तो k/b आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो हम सबसे पहले बात करते हैं r<a, फिर बात करेंगे a से b तक, और फिर बात करेंगे r>b। इस केस में यहाँ पर अगर बात करें, देखो शेल का केस है, ठीक है, तो शेल के अंदर जो है, अब यहाँ पर जो है आप ये मान के चलिए कि शेल के अंदर यहाँ पर ये जो है मेटेलिक है, और यहाँ पर जो है क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक, दिस इज डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब अगर ऐसा केस है, दिस इज a, दिस इज b, तो अंदर जो है वो चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर a से b के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है बाउंड चार्जेस कितना है, बाउंड चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी, ठीक है ना, रो बी की वैल्यू तो होगी ना यहाँ पर, लेकिन क्या रो एफ की वैल्यू होगी, मतलब फ्री चार्ज डेंसिटी क्या इसके बीच में लाई करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर गोस लाइन डाइलेक्ट्रिक्स आप यूज करेंगे तो डेल डॉट डी की वैल्यू विच इज रो एफ, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 इन दिस रीजन, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा डी वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डी से जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला एप्सिलॉन E प्लस P, दिस इज इक्वल टू 0, और इसे दैट E इज इक्वल टू -P/ε0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में k/ε0r, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर r>b की बात करते हैं आउटसाइड, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी स्फेरिकली या सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक अगर हमें पोलराइजेशन वेक्टर गिवन होता है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, जब भी इस फॉर्म का आपको देखने को मिलेगा f(r) यूनिट वेक्टर, तो हमेशा जो है इसकी वैल्यू 0 आती है आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। इसको ट्रिक समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इसी में ही जो है पोटेंशियल अगर आपसे फाइंड आउट करवाता है, ठीक है, पोटेंशियल अगर आपने फाइंड आउट करना है कहाँ पर, सेंटर पर, ठीक है, सेंटर पर मान लीजिए आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा, V1 + V2 + V3, ठीक है ना, क्योंकि 3 रीजन है ना, r<a, ठीक है, a से b तक और r>b, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर हमें पोलराइजेशन वेक्टर नहीं गिवन होता और डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन आता कि बीच में डाइलेक्ट्रिक है, इसका a और b है, और इसको चार्ज जो है वो q इसको प्रोवाइड किया गया, ठीक है, और फिर आपसे फाइंड आउट करवाता, तो यहाँ पर V1 तो 0 हो जाता क्योंकि अंदर मेटल है, लेकिन फिर V3 0 नहीं होता फिर उस केस में, ठीक है ना। देखो V2 और V3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पर V2 यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती KQ/r², और यहाँ पर इसकी वैल्यू होती KQ/r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे -E.dr, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस का E.dr, लेकिन इंटीग्रेशन लिमिट दोनों में अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो V2 के केस में a से b जाएगा, तो a से b, ठीक है, और ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर जाएगा b से इन्फिनिटी, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसे पोटेंशियल भी निकाल सकते हो सेंटर पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक स्फेयर है, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक स्फेयर है, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपने फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है।
सो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा गया है। पोलराइजेशन वेक्टर के टर्म्स में आपको इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नली जब अप्लाई करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्फीयर को, तो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर जो है इसका पॉजिटिव और जो नेगेटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेंटर है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल एक्ट एज टू स्फीयर्स, ठीक है ना, दो स्फीयर की तरह एक्ट करेगा। एक का हमारे पास में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो होगा, दूसरे का माइनस रो होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसाइड, ठीक है, इनसाइड है तो कितना हो जाएगा भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल E1 प्लस में E2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने जो है आपको करवाया भी था, जैसे कैविटी वाली प्रॉब्लम है सेम यहाँ पर ऐसा ही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसकी वजह से मान लीजिए ये हो जाएगा रो R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 ठीक है, R1 वेक्टर मान लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, इसका सेंटर जो है वो O1 है, इसका सेंटर जो है वो O2 है, और प्लस में ये हो जाएगा माइनस रो R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 तो हो जाएगा रो R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 जैसे मैंने करवाया हुआ है आपको। कैविटी वाला केस ही है यहाँ पर। ठीक है, बस ये दोनों जो है वो सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, एक कैविटी जो है उसका माइनस रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने सपोज करके चले थे। ठीक है, और यहाँ पर प्लस रो है, तो यहाँ पर हो जाएगा रो और ये हो जाएगा नेट R वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 ठीक है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पोलराइजेशन वेक्टर के टर्म्स में नहीं है, तो पोलराइजेशन वेक्टर के टर्म्स में कैसे फाइंड आउट करें। देखो पोलराइजेशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के लिए जो है इसका फॉर्मूला है P डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V, तो हो जाएगा QR डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब हो जाएगा, और एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ हो जाएगा QR वेक्टर, तो यहाँ से हो जाएगा Q/V ही है ये, तो यहाँ से हो जाएगा रो R वेक्टर, तो यहाँ हो जाएगा P डिवाइडेड बाय 3 और ये वैल्यू होगी। लेकिन एक नेगेटिव साइन में यहाँ पुट करूँगा, इसका कारण ये है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन वेक्टर की डायरेक्शन जो अपोजिट होती है, इसलिए यहाँ एक नेगेटिव साइन यहाँ मैं लगा दूंगा। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का P डिवाइडेड बाय 3। इसके करने के देखो और भी काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका यही है इसका। ठीक है, पोटेंशियल से भी फाइंड आउट कर सकते हो, इसका पोटेंशियल निकाल लीजिए, फिर इसके बाद जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो लॉन्ग मेथड है थोड़ा। ठीक है, तो होप आपको आज जो है ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।